शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद रेलवे स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने अहम फैसला लिया है। भीड़ प्रबंधन के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 26 फरवरी तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा महाकुंभ खत्म होने तक सीआरपीएफ की भी तैनाती की गई है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए रेल मंत्रालय ने दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश के करीब 60 जो सबसे ज्यादा व्यस्तम स्टेशन हैं उन पर होल्डिंग एरिया बनाने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल भी किया जाएगा ताकि जो क्राउड मैनेजमेंट है वो सही तरीके से किया जा सके। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद भी दूसरे कई स्टेशनों पर अभी भी यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ रेलवे स्टेशनों पर लोगों की काफी ज्यादा संख्या देखने को मिल रही है। भीड़ का ऐसा मंजर दिखाई दे रहा है जो डरा देने वाला है। लोग किसी भी तरह से ट्रेन में सवार होना चाहते हैं। प्रयागराज, पटना, बिहार के मुजफ्फरपुर, पश्चिम बंगाल के आसनसोल, मध्य प्रदेश के कटनी का हाल बेहद बुरा है। आपकी स्क्रीन पर पटना, भागलपुर, नई दिल्ली, अयोध्या और प्रयागराज स्टेशन का हाल आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्लेटफॉर्म पर लोगों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आस्था का सैलाब सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं बल्कि काशी और अयोध्या में भी दिख रहा है। महाकुंभ के पवित्र डुबकी लगाने के बाद भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या और काशी पहुंच रहे हैं। पहले संगम में पवित्र डुबकी, फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन। अयोध्या में राम मंदिर में उमड़ी महाकुंभ की भीड़। अयोध्या और काशी पहुंचा महाकुंभ का जन सैलाब। एक तरफ महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी है तो यहां से 120 किलोमीटर दूर वाराणसी और करीब 170 किलोमीटर दूर अयोध्या में सनातनियों की भारी भीड़ दिखी। प्रयागराज में पवित्र स्नान के बाद भारी तादाद में श्रद्धालु काशी और अयोध्या दर्शन करने पहुंचे। श्रद्धालु की भारी भीड़ की ये तस्वीरें आई हैं अयोध्या से, जहां भगवान राम मंदिर से लेकर हनुमानगढ़ी मंदिर तक जय श्री राम का उद्घोष सुनाई दिया। राम मंदिर के रास्तों पर अपार भीड़ दिखी। हालात ऐसे दिखे वहां तिल रखने की भी जगह नहीं है। भारी भीड़ के बावजूद राम मंदिर दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। मन में उमंग है राम मंदिर का दर्शन करने की। बहुत 1 साल से इंतजार कर रहे थे कब जाने का मौका मिले। हाँ जी, दर्शन मतलब कब के जाओगे? जरूर। अरेंजमेंट को लेकर अयोध्या में भी कैसा दिखा? वो अब इतने बड़े भीड़ में थोड़ा सा अरेंजमेंट सरकार की तरफ से अच्छा है लेकिन भीड़ भी है। हाँ, बहुत गजब से भीड़ है। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। भीड़ में ही अच्छा लगता है। सोहर ऐसे आम में तो दर्शन करने में कोई मजा ही नहीं आता, भीड़ में ही मजा आता है। पर अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि मार्ग पर दर्शन करने वालों की लंबी लाइन दिखी। भारी भीड़ के बावजूद अयोध्या पहुंचे भक्तों ने प्रशासन की व्यवस्था की तारीफ की। भीड़ तो बहुत है लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी है। सब व्यवस्था सब जगह ही अच्छी है। अयोध्या में भी अच्छा व्यवस्था है, प्रयागराज में तो बहुत अच्छा व्यवस्था है। दिल्ली से डायरेक्ट आए हैं, फ्रेंड से। हम बहुत सारे हेल्थ डिपार्टमेंट से आए हैं यहाँ, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। वहाँ हमें लग रहा है कि हम दर्शन नहीं कर पाएंगे लेकिन भगवान राम का दर्शन हो गया हमारा बहुत अच्छा। आस्था के सैलाब की कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से, जहां दर्शन के लिए भक्तों की अपार भीड़ उमड़ी नजर आई। महाकुंभ में स्नान के बाद श्रद्धालु भारी तादाद में वाराणसी पहुंचे। काशी में सड़क से लेकर मंदिर तक और घाट तक श्रद्धालुओं की भीड़ ही भीड़ दिखी। तो महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए करोड़ों लोग उमड़ पड़े हैं, लेकिन आस्था के सैलाब में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उस पर कौन देगा जवाब? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर देखिए। भारत के 3 रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास और आइकॉनिक बनने जा रहे हैं। इसमें अहमदाबाद रेलवे स्टेशन भी शामिल है। तो अहमदाबाद स्टेशन पर चल रहे डेवलपमेंट वर्क का जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। इस वक्त मैं अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और आने वाले 2 से 2.5 साल में ये एयरपोर्ट को भी टक्कर देगा, उस लिहाज से बनेगा और इतनी सुविधा होगी।
यहाँ पर आपको अलग अलग कनेक्टिविटी मिलेगी। जैसे कि ये बुलेट ट्रेन है, तो बुलेट ट्रेन का यहाँ पर एक स्टेशन रहेगा और ये काम अभी जोरों पर चल रहा है। उतना ही नहीं, लेकिन जो भारत का सबसे बड़ा जो कॉनकोर एरिया है, जो कि 54,000 स्क्वायर मीटर का होगा, वो सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर होगा। ये सिर्फ इतनी ही सुविधा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर 30 लिफ्ट, 6 एक्सेलेटर और 25 स्टेयरकेस भी मिलेंगे। 7,000 स्क्वायर फीट का एरिया तो ओपन रहेगा, जहां पैसेंजर अलग अलग जगह से आएंगे और वापस अपने अपने गंतव्य स्थान पर वो चले जाएंगे। रेलवे विभाग ने जो 3 आइकॉनिक सबसे बड़े रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की है, उनमें से एक ये कालूपुर रेलवे स्टेशन भी है। अलग अलग पैमाने पर यहाँ पर अभी काम चल रहा है और 2.5 साल की जो सीमा रखी है, उसमें इस तरह से इसको बनाया जाएगा कि वो वर्ल्ड क्लास कहलाएगा। 2400 करोड़ से अधिक का इसका एक बजट है और दिन रात यहाँ पर काम जारी है। इतने बड़े पैमाने पर काम जारी है, इसलिए यहाँ से 40% ट्रेन है उसको अलग अलग और अहमदाबाद के आसपास के स्टेशन पर ट्रेन को वहाँ शिफ्ट भी कर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेशन है वो अपने आप में आइकॉनिक होगा। उनके प्रवेश द्वार है वो गुजरात की आपको एक फीलिंग देगा। तो धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ रहा है और 2 साल के बाद यहाँ का जो मंजर होगा वो काफी शानदार होगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक बार फिर चीन को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। सैम पित्रोदा का कहना है कि भारत को चीन को अपना दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। सैम पित्रोदा का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर वापस लौटे हैं। यही वजह है कि चीन के प्रति कांग्रेस के मोह को लेकर एक बार फिर कांग्रेस सवालों के घेरे में है। I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion because US has the habit of defining an enemy. I think time has come for all of us to really network nations and not have confrontation. Our attitude is that of confrontation from day one. And that attitude creates enemy, and that creates certain support in the country. I think we need to change that pattern. To assume that China is the enemy from day one is just not fair, not just to China but to anybody. बीजेपी ने पित्रोदा के इस बयान को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। राहुल गांधी चीन के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, चीन को बैक करने का प्रयास करते हैं। ही बिलीव्स मोर इन द चाइनीज इंटरेस्ट दैन द इंडियन इंटरेस्ट। तभी हम कहते हैं कि राहुल गांधी इज नो लॉन्गर रनिंग अ पॉलिटिकल ऑपोजिशन, ही इज रनिंग एन एंटिटी व्हिच वांट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट। उनका रिमोट कंट्रोल जॉर्ज सोरोस और चीन के हाथ में है। वहीं सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस के जयराम रमेश की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि सैम पित्रोदा का चीन पर बयान कांग्रेस का विचार नहीं है। जयराम रमेश ने लिखा कि भारत की विदेश नीति और सुरक्षा के लिए चीन सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। अमेरिका ने भारत समेत दुनिया के करीब 50 देशों को USAID से मिलने वाली सहायता पर रोक लगा दी है। ट्रंप प्रशासन के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने एक्स पर पोस्ट कर इन गतिविधियों की लिस्ट जारी की है जिनकी सहायता रोकी गई है। इस लिस्ट में भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए $2 करोड़ 10 लाख की सहायता शामिल है और साथ ही भारत में इस काम के लिए CEPPS नाम के एक कंसोर्शियम को जिम्मेदारी दी गई थी। बीजेपी इस संस्था का संबंध जॉर्ज सोरोस से बता रही है और कांग्रेस पर भी सवाल उठा रही है। जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ उसके संबंध हैं, जिसने $500 मिलियन भारत में इन्वेस्ट किए एक माध्यम से, USAID इत्यादि के माध्यम से, और इसके बाद से $3-3.5 लाख प्रतिवर्ष भारत में आते जा रहे थे। तो ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत में इस प्रकार चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने, परिवर्तित करने या उसके अंदर कोई समस्या उत्पन्न करने के हेतु से आर्थिक अनुदान पाती हुई दिखाई पड़ रही थी? ये बहुत गहरा संदेह हमारे मन में उत्पन्न होता है।
मेरा भरोसा है कि भारत में अब ओलंपिक्स होने चाहिए, ये कहना है रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी का। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन बिजनेस पॉलिसी एंड कल्चर में उन्होंने इस बात को सामने रखा। नीता अंबानी ने कहा कि अगर 2036 के ओलंपिक्स भारत में होते हैं तो ये अब तक के सबसे ग्रीन ओलंपिक्स होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत इस वक्त ओलंपिक्स मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। India must have the Olympics. We are going to be the third largest economy in the world. And if you see, in the 10 largest economies of the world, 9 countries have hosted the Olympics. Only India has not. So I find that really odd. I think us Indians, with a population of 1.4 billion Indians, would wish to see Olympics being hosted in our country. It will be our pride to host them. So I think so that is the reason I think the Prime Minister also mentioned that India will bid for the Olympics for 2036. चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। अगर आप भी इंटरनेट पर प्यार ढूंढने की सोच रहे हैं तो संभल जाइए, क्योंकि एक गलती आपकी जेब खाली कर सकती है। कैसे, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। लव, ऐप और धोखा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। बाजार की गिरावट पर आखिरकार ब्रेक लग गया। शुरुआती गिरावट के बाद बाजार में शानदार रिकवरी देखने को मिली। 8 दिनों की गिरावट के बाद सेंसेक्स निफ्टी बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 58 पॉइंट चढ़कर 75,997 पर और निफ्टी 30 पॉइंट चढ़कर 22,960 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी शानदार कमबैक किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बाजार में एफआईज प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत में निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिल रहा है। FIIs also go out when they're able to in a position to book profits. Indian market today, Indian economy today has an environment in which investments are also yielding good returns and profit booking is also happening. And I'm sure you would have seized that fact also. सरकार इंश्योरेंस पॉलिसी का फ्री लुक पीरियड 1 महीने से बढ़ाने की तैयारी कर रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी एम नागराजू ने कहा कि सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों से कहा है कि वो पॉलिसी का फ्री लुक पीरियड 1 महीने से बढ़ाकर 1 साल करें। अगर ऐसा होता है तो आप मिस सेलिंग होने पर अपनी पॉलिसी को 1 साल के अंदर वापस लौटा सकेंगे और आपको इसका फुल रिफंड भी मिलेगा। Now we have introduced a policy, a 1-year lookout policy. In fact, we encourage our insurance companies to extend this lookout policy to 1 year, 1 month to 1 year. Now, most, including private sector, they are now doing that. If somebody wants to surrender the policy, please surrender. You get a full amount. There is no questions asked. That we have done. डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन एक्सपोर्टर को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि बढ़ते इनपुट कॉस्ट और ग्लोबल अनिश्चितता के चलते अमेरिकी और यूरोपीय देशों से ऑर्डर्स में कमी आई है। ऐसे में निर्यात बढ़ाने का एक बड़ा मौका हाथ से निकल रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में तेज गिरावट हुई है और रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर भी आया। एक्सपोर्टर्स को इसका फ़ायदा होना चाहिए था, क्योंकि दूसरे देशों के लिए भारत से निर्यात अब सस्ता होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रेडीमेड गारमेंट के बड़े निर्यातक कह रहे हैं कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के बायर्स टैरिफ वॉर और ग्लोबल अनिश्चितता के चलते ऑर्डर कम कर रहे हैं। इंडिया के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। हमारे लिए हम लोग कॉटन और अपना सब हेज करके रखते हैं और हमारा एक रुपये का हमारा करेंसी का भी एक पॉलिसी रहता है, तो उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। अभी देखते हैं हाउ इट स्टैंड्स टू गेन, बट अगर ये होगा तो ऑफ कोर्स इंडिया का भी एक पॉजिटिव स्पिन होगा, बिकॉज उसके जो पियर्स हैं, जैसे आप बांग्लादेश को देखते हैं, पाकिस्तान को देखते हैं, टर्की, उनकी करेंसी काफी डेप्रिशिएटेड है, तो इंडिया के लिए काफी अच्छा स्पिन होगा इसमें। लोगों के पास ऑर्डर जो है वो कम है। जैसे बांग्लादेश में जो आपदा आई उससे यहाँ पे हमें लग रहा था कि बहुत ऑर्डर्स आएंगे, कुछ आए, कुछ बड़े जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास ऑर्डर आए, लेकिन छोटे लोगों के पास अभी मार्केट अटकी हुई है, नहीं आई। अब इकोनॉमी जब तक सुधरेगी नहीं बाहर की,
तब तक हमारे पास ऑर्डर्स नहीं होंगे। जब तक ऑर्डर्स नहीं होंगे तब तक रुपये जितना मर्जी डेप्रिशिएट हो एप्रिशिएट हो में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपोर्टर्स के मुताबिक सिर्फ रुपया नहीं, डॉलर के मुकाबले दूसरी करेंसियां भी काफ़ी कमज़ोर हुई हैं। इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स का प्राइस एडवांटेज खत्म हो जाता है। दूसरा, रुपए में गिरावट से इनपुट कॉस्ट में भी बढ़ोतरी होती है क्योंकि इंपोर्टेड रॉ मटेरियल और कंपोनेंट महंगा हो जाता है। और तीसरी बात यह है कि बड़े एक्सपोर्टर्स करेंसी में उतार चढ़ाव के रिस्क को कम करने के लिए फॉरवर्ड कवर लेते हैं। मतलब उत्पादन लागत तो बढ़ जाती है लेकिन एक्सपोर्टर्स को भुगतान पहले जितना ही मिलता है। इसलिए करेंसी मूवमेंट से फ़ायदा उठाने में मुश्किल हो रही है। दोनों कंट्रीज के बीच में काफी कॉम्प्लीमेंटरिटी है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सिमिलर चीजों में कम्पीट कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि बहुत लो टैरिफ्स भी है। मतलब हम जब इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट करती है, कुछ चीजों पे 25% टैरिफ है, कुछ में 32% टैरिफ है। टैरिफ पीक है। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट से एक्सपोर्ट्स को फायदा होता है। थ्योरेटिकली ये बात सही है, लेकिन अभी बड़े एक्सपोर्ट हाउस हेजिंग करके चल रहे हैं। और दूसरा, जिस तरीके से ऑर्डर्स एक्सपोर्टर्स को मिलना चाहिए था वो अभी नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा रुपए में गिरावट का पूरी तरीके से फायदा इस वक्त एक्सपोर्टर्स नहीं उठा पा रहे हैं। कैमरामैन अखिलेश वर्मा के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।